नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टिक्स डिसऑर्डर्स या जिसे टूरेट सिंड्रोम कहा जाता है, उसके इलाज के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किस तरह से टूरेट सिंड्रोम का ट्रीटमेंट किया जाता है। टूरेट सिंड्रोम या जिन्हें आमतौर पर टिक्स डिसऑर्डर्स भी कह देते हैं, हालांकि टिक्स जो होते हैं वो टूरेट सिंड्रोम के अलावा भी पाए जाते हैं, पर जो आमतौर पर जो टिक्स डिसऑर्डर जो बच्चों में डायग्नोस किया जाता है, जिसे डॉक्टर्स अक्सर देखते हैं, डायग्नोस करते हैं, उसे टूरेट सिंड्रोम कहा जाता है। ये जो टूरेट सिंड्रोम है, इसमें मोटर या वोकल टिक्स अक्सर पाए जाते हैं। मोटर टिक्स वो होते हैं, ऐसे कुछ इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं जो कि बच्चा दिखाता है, जिसको कि झटका सा महसूस होता है और वो अचानक से दिखाता है, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ये बच्चा कोई फिजिकल मूवमेंट दिखाता है। मोटर मतलब फिजिकल रिलेटेड मूवमेंट्स, और इसे एक हाइपरकाइनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर भी कहा जाता है, मतलब ये इस कैटेगरी में आता है। और साथ ही साथ इन मोटर टिक्स के अलावा एक फोनिक टिक मतलब वोकल टिक का होना भी बहुत जरूरी है, जो कि पिछले करीब 1 साल से अगर मौजूद रहा है तो बच्चे को डायग्नोसिस दिया जा सकता है टूरेट सिंड्रोम का। 6 से लेकर 18 साल के बच्चों में आमतौर पर यह पाया जाता है, और ये 18 साल से छोटे उम्र के बच्चे जो हैं उन्हीं में इसको डायग्नोस किया जाता है। 12 से 17 साल के बच्चों में ये 2 गुना ज्यादा पाया जाता है 6 से 11 साल के बच्चों के मुकाबले, और लड़कों में 3 गुना ज्यादा पाया जाता है लड़कियों के मुकाबले। तो ये जो टिक्स होते हैं, जो कि इनवॉलेंट्री ऐसे कुछ मूवमेंट्स या वोकल टिक्स होते हैं, बच्चे में कुछ बोलता है जो कि रिदमिक नहीं होता है, ऐसा नहीं लगता कि बच्चा कुछ गुनगुना रहा है या कुछ कहना चाह रहा है, वो अचानक से बस वो कुछ बोलता है, चीखता है, चिल्लाता है या कुछ भी आवाज निकाल सकता है। तो ये जो टिक्स होते हैं ये बच्चे के लिए अक्सर बड़े डिस्कम्फर्टिंग होते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चे के एकेडमिक्स में, जहां उसको पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि स्कूल में, ट्यूशन में बच्चा अक्सर इन टिक्स को हाइड करने की, छुपाने की कोशिश करता है। हर बच्चे में ये जो टिक्स होते हैं ये अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। ये किसी भी तरह के मस्कुलर या बॉडी मूवमेंट्स हो सकते हैं, तो बच्चे में किसी भी टाइप का टिक देखने में आ सकता है। सर को लेकर हो, गर्दन का हो, कंधों का हो, हाथों का हो, पैरों का हो, बॉडी के ओवरऑल दूसरे पार्ट्स का हो, कहीं का भी कोई भी मस्कुलर या बॉडी मूवमेंट टिक्स को कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है। और जो वोकल टिक्स होते हैं वो भी बच्चा कुछ भी बोल सकता है। तो इसमें जो इंपेयरमेंट होती है, मतलब इन सिम्टम्स की वजह से आने वाला जो डिस्ट्रेस होता है, परेशानियां होती हैं, वो अलग अलग तरह की होती हैं, वेरी करती हैं, डिपेंड करता है कि कितने टाइप के टिक्स आ रहे हैं बच्चे को, कौन कौन से टिक्स आ रहे हैं, कितने ज्यादा आ रहे हैं, कितने लंबे समय से बने हुए हैं। तो कई सारे रीजंस पर डिपेंड करता है कि एक बच्चे के टिक्स उसकी लाइफ को कितना अफेक्ट करेंगे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है कि बच्चे को स्कूल में बुली किया जाता है, बच्चे को स्कूल में जाने का मन नहीं करता, स्कूल की परफॉर्मेंस बच्चे की खराब हो जाती है, और साथ साथ उसकी फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप्स भी बिगड़ती हैं। और कई बच्चों में देखने में आता है कि उनमें डिप्रेशन भी डेवलप हो जाता है, क्योंकि वो बच्चे बहुत उदास हो जाते हैं। बार बार इन मोटर टिक्स को, फिजिकल टिक्स को करने की वजह से बच्चों की अक्सर मसल्स, हाथ पैर बहुत दुख जाते हैं, दर्द कर जाते हैं। तो ऐसे में फिजिकल पेन की प्रॉब्लम्स होने की एक और सरदर्दी होती है, एक और परेशानी हो जाती है। अगर हम कारणों में जाएं तो टिक्स के, टूरेट सिंड्रोम का कोई बहुत सटीक कारण तो नहीं पता है, पर अक्सर ये जेनेटिक होता है। मतलब जेनेटिक का मतलब सिर्फ ये नहीं कि पेरेंट्स में टिक्स या टूरेट सिंड्रोम डिसऑर्डर्स रहे हों। ओसीडी अगर फैमिली में पाया जाता है, अगर पेरेंट्स में किसी में ओसीडी है या ओसीडी के थोड़े बहुत माइल्ड मॉडरेट सिम्टम्स भी रहे हैं, भले ही वो काफी हद तक सबसाइड कर चुके हो, दब चुके हो, इलाज हो चुका हो, उन बच्चों में जो कि ओसीडी पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, उनमें अक्सर टिक्स डिसऑर्डर बचपन में पाया जाता है। और 50% बच्चे जिनको कि टिक्स की प्रॉब्लम होती है, उनमें ओसीडी भी डेवलप हो जाता है, चाहे एडोलेसेंस में या चाहे लेटर एडल्टहुड में हो जाए। और 54 से 60% बच्चों में एडीएचडी भी पाया जाता है। तो अक्सर टिक्स डिसऑर्डर, टूरेट सिंड्रोम कई सारे दूसरी बीमारियों के साथ भी पाया जाता है, जिनमें एडीएचडी और ओसीडी कॉमन है, मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो एक तो जेनेटिक कॉज हो गया, दूसरा कुछ ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन के अंदर चेंज को ऐसा बिलीव किया जाता है कि हो जाता है, जो कि ओसीडी में भी होता है। साथ ही कुछ बच्चों में टेम्परामेंटल इश्यूज भी होते हैं, बच्चे थोड़े इम्पेशेंट होते हैं, ज्यादा एंजाइटी उनको होती है, थोड़े नर्वस किस्म के, शाय किस्म के होते हैं, जिद्दी हो सकते हैं, गुस्से वाले हो सकते हैं। तो कुछ टेम्परामेंटल इमोशनल इश्यूज भी अक्सर बच्चों में पाए जाते हैं, मतलब वो भी उनकी पर्सनैलिटी, उनके जेनेटिक बेस से लिंक्ड होते हैं, और ऐसे बच्चों में भी टिक्स डिसऑर्डर अक्सर देखने में आते हैं।
तो इसके अलावा कुछ ब्रेन का बेसिस है, जेनेटिक बेसिस है, केमिकल बेसिस है, बिहेवियरल और कुछ दूसरे टेम्परामेंटल पर्सनैलिटी बेसिस होते हैं। इन सब के गठजोड़ से कहीं ना कहीं टोरेट सिंड्रोम के कारणों में देखा जाता है। अब बात आती है इसका इलाज कैसे होता है, जिसके लिए मैं ये वीडियो बनाई है। पर ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया कि टोरेट सिंड्रोम क्या होता है, कैसा होता है, कितना पाया जाता है इसके बारे में, ताकि इलाज के साथ साथ आप ये भी जान पाए कि टोरेट सिंड्रोम का नेचर कैसा होता है। इलाज के जो ऑप्शंस हैं वो दो तरह के अवेलेबल हैं, सिर्फ दो तरह के अवेलेबल हैं, एक दवाइयों से और दूसरा बिहेवियर थेरेपी से, बिहेवियरल इंटरवेंशन की मदद से, जो कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। टोरेट सिंड्रोम के इलाज को लेकर जो रिसर्च है वो बहुत लिमिटेड है। मतलब बहुत सी दूसरी बीमारियां जैसे कि ADHD, OCD की जो मैंने बात की, उनका तो इलाज और उनके कॉजेज और सिम्टम्स को लेकर रिसर्च बहुत सारी हुई हैं। पर टोरेट सिंड्रोम कॉमन तो बहुत है, करीब आधे से 1% पॉपुलेशन में ये पाया जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1000 में से 5, 7, 10 बच्चों में अक्सर ये पाया जाएगा। तो इतना भी अनकॉमन नहीं है, रेयर नहीं है, आमतौर पर मिल जाता है। पर इस पर रिसर्च जो है इसके इलाज के ऊपर वो बहुत कम है, क्योंकि अक्सर इसके सिम्टम्स जो है वो आते जाते रहते हैं और कई बार इसके सिम्टम्स अपने आप भी चले जाते हैं। इस वजह से इसके कारणों को जब पूरी तरह से नहीं समझा जा पा सका है, तो ऐसे ही इसके ट्रीटमेंट को भी पूरी तरह से नहीं आज तक शोध में देखा जा पाया है। खासकर इन बच्चों में टिक्स के अलावा और भी दूसरी कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं, जैसे ADHD, OCD बताया, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से भी इलाज को सटीकता से कर पाना, बच्चों में इलाज दे पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दूसरी बीमारियां कॉम्प्लिकेट कर देती हैं ट्रीटमेंट को। सबसे जो प्राइमरी ट्रीटमेंट, सबसे पहले दिए जाने वाला जो ट्रीटमेंट है वो कई डॉक्टर्स ऐसा रिकमेंड करते हैं कि वो साइकोलॉजिकल ही होना चाहिए। मतलब जिसे हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं, या एक स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट अप्रोच है जिसे कि कॉग्निटिव बिहेवियरल इंटरवेंशन फॉर टिक्स, CBIT, इस ट्रीटमेंट का दिया जाना बेहद जरूरी है। CBIT में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग, जिस पर मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाई हैं, आप वो देख सकते हैं, और आगे भी कभी इस पर वीडियोस बनाऊंगा। हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग होती है, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग होती है, और साथ साथ अवेयरनेस ट्रेनिंग होती है। इस ट्रीटमेंट अप्रोच को ज्यादातर डॉक्टर्स मानते हैं कि अगर बच्चे में बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है टिक्स, और कुछ ही टाइप के टिक्स मौजूद हैं, 1 या 2 टाइप के ही टिक्स मौजूद हैं, तो ऐसे में सबसे पहले बच्चे को ये कॉग्निटिव बिहेवियरल इंटरवेंशन ही दी जानी चाहिए। ये बच्चे को ना ही सिर्फ रिलैक्स होना सिखाएगी, अपने टिक्स को लेकर अवेयर होना सिखाएगी। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अक्सर जिन बच्चों में टोरेट सिंड्रोम होता है उनमें एक प्री मॉनिटरी अर्ज, PMU जिसे कहते हैं, वो अक्सर आती है टिक्स के आने से पहले। मतलब कि बच्चों को पहले से ही पता चल जाता है कि उन्हें एंजाइटी हो रही है, एक अजीब सी अर्ज आ रही है, बेचैनी सी हो रही है। ये बच्चे पहले ही नोटिस कर लेते हैं और इसको दूर करने के लिए बच्चे टिक्स परफॉर्म करते हैं। तो इस एंजाइटी, बेचैनी की अवेयरनेस को करना, जिसे हम अवेयरनेस ट्रेनिंग कहेंगे, और इस बीच खुद को रिलैक्स करना, जो कि रिलैक्सेशन ट्रेनिंग कहेंगे, और साथ ही साथ इसको रिवर्स कैसे किया जाए, हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग, जिसका मैं पूरा प्रोसीजर यहां एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये पूरा जो प्रोसेस है जिसमें अवेयरनेस, रिलैक्सेशन और हैबिट रिवर्सल किया जाता है, सबका कॉम्बिनेशन मिलकर CBIT को कॉन्स्टिट्यूट करता है, और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है टिक्स डिसऑर्डर के, टोरेट सिंड्रोम के बच्चों के लिए। अच्छी चीज ये होती है कि जो बच्चे मेडिसिन से भी ठीक नहीं हो पाए हैं, या बड़े लंबे टाइम से भी अगर उनकी बीमारी बनी हुई है और किसी भी तरह से उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, अपने आप ये टिक्स नहीं जा पा रहे हैं, एक के बाद दूसरा नया नया टिक आ जाता है, या एक टिक जाता नहीं दूसरा आ जाता है, या एक जाता है तो दूसरा आ जाता है, तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स में CBIT बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। और जो बच्चे मेडिसिन ले रहे हैं उनकी मेडिसिन भी जल्दी छूट जाती है अगर उन्हें साथ में CBIT का ट्रीटमेंट भी दिया जाए। मतलब दवा ले रहे हैं तो हो सकता है 4 महीने 6 महीने दवा लेनी पड़े, पर अगर CBIT देंगे तो शायद 1-1.5 महीने में ही उनका इलाज ठीक से हो जाए। हालांकि मैं इस पर अभी आपसे कोई रिसर्च नहीं शेयर करूंगा, रिसर्च का डेटा मेरे पास फिलहाल नहीं है, मैं बाद में कभी रिसर्च इस पर डिस्कस कर दूंगा। पर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मेडिकेशन पर डिपेंडेंस और मेडिकेशन से इलाज में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको भी कम करने में हेल्प करती है CBIT।
इसलिए ये एक ऐसी ट्रीटमेंट अप्रोच है जिसको या तो स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट के तौर पे यूज किया जा सकता है, मतलब सिर्फ यही ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या मेडिसिन के साथ भी दिया जा सकता है। डिपेंड करता है कि बच्चे की लाइफ कितनी अफेक्ट हुई है, बच्चे को कितने लंबे समय से प्रॉब्लम है, बच्चे की सीवियरिटी कितनी है टिक्स की प्रॉब्लम्स की, और साथ साथ उसकी कोमॉर्बिड कंडीशंस क्या है। अगर ये सारी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होंगी सिचुएशन तो दवा भी दी जाएगी, अदरवाइज बिना दवा के भी बच्चे को सिर्फ अगर टिक्स की प्रॉब्लम है तो CBIT से पूरी तरह से कुछ ही सेशंस में ये प्रॉब्लम दूर की जा सकती है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत पॉजिटिव है टिक्स डिसऑर्डर के मामले में। मैंने 1 से 2 सेशन में भी बच्चों को इंप्रूव होता हुआ देखा है, 3 से 5 सेशंस में भी इंप्रूव होता हुआ देखा है। जो कई महीनों सालों से जिन बच्चों को टिक्स रहे हैं वो कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही दिनों में बच्चा ठीक हो सकता है, क्योंकि अक्सर थेरेपी में बच्चे अच्छा रिस्पॉन्स देते भी हैं। एडल्ट्स के मुकाबले जिनमें OCD है या बच्चे जिनमें OCD है उनके मुकाबले टिक्स डिसऑर्डर से पीड़ित बच्चे ज्यादा अच्छा, ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्स देते हैं। दवाओं की बात की जाए तो सबसे पहले और जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव दवाओं का ट्रीटमेंट होता है उन्हें कहते हैं, वो एक टाइप ऑफ मेडिसिन होती है अल्फा-2 एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट्स, जिनमें क्लोनिडीन और ग्वानफासिन दवाइयां आती हैं। ये सबसे पहले सबसे ज्यादा दी जाती हैं इन बच्चों को। जिन बच्चों में टोरेट सिंड्रोम के साथ साथ ADHD भी मिलता है उनको या तो क्लोनिडीन का ट्रीटमेंट दिया जाता है अकेला, या उनको क्लोनिडीन मिथाइलफेनिडेट के साथ कॉम्बिनेशन में दी जाती है, या ग्वानफासिन अकेली भी अगर दे दी जाए तो भी ADHD के सिम्टम्स को और टिक्स को कम करने में भी ये दवाइयां इफेक्टिव होती हैं। इसी के साथ जो दूसरी कैटेगरी है दवाइयों की अल्फा-2 एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट के अलावा, वो है एंटीसाइकोटिक दवाइयां, और ये भी बहुत इफेक्टिव होती हैं और FDA अप्रूव्ड भी हैं ये दवाइयां। जिनमें सबसे कॉमनली जो पुरानी टाइप की जो एंटीसाइकोटिक होती थी, जिनमें हेलोपेरिडोल और पिमोजाइड दवा होती है, ये FDA अप्रूव्ड है और टिक्स डिसऑर्डर के लिए यूज की जाती हैं। इसी के साथ नए जनरेशन की जो एंटीसाइकोटिक दवाइयां हैं जिनमें एरिपिप्राजोल और रेस्पेरिडोन, ये दवाइयां भी दी जा सकती हैं, जिनमें से एरिपिप्राजोल बहुत ही अच्छी, बहुत ही इफेक्टिव दवा है, FDA अप्रूव्ड भी है। ये टिक्स डिसऑर्डर को कम करने में बहुत इफेक्टिव पाई जाती है। हालांकि एक इसमें यह बात भी देखी जाती है कि जो फर्स्ट जनरेशन है या जो सेकंड जनरेशन है, इन दोनों में मूवमेंट डिसऑर्डर्स के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो अक्सर देखे जाते हैं, जैसे कि टार्डाइव डिस्काइनेजिया या पार्किंसन जैसे कुछ मूवमेंट डिसऑर्डर्स होते हैं। ये जो डिसऑर्डर्स होने के जो रिस्क हैं ये दोनों टाइप की एंटीसाइकोटिक दवाइयों के साथ मौजूद रहते हैं। यही वजह है कि बहुत से पेरेंट्स और डॉक्टर्स खुद भी इन दवाओं को देने से बचते हैं। बेटर यही होता है कि साइकोलॉजिकल बिहेवियरल ट्रीटमेंट ही बच्चों को दिया जाए। इसी के साथ कुछ दूसरे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं जो कि दिए जाते हैं जब जो पहले वाली दवाएं बताई वो इफेक्टिव नहीं होती, जिनमें एक तो आती हैं एंटी एपिलेप्टिक दवाइयां, जो कि दौरे, सीजर्स वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, एपिलेप्सी, उनके इलाज में दी जाती हैं। वो दवाइयां भी इफेक्टिव हो सकती हैं। साथ ही साथ VMAT2 इनहिबिटर्स, इस कैटेगरी की दवाइयां, VMAT2 मतलब वेसिकुलर मोनोएमाइन ट्रांसपोर्टर टाइप 2 दवाइयां, ये भी दी जा सकती हैं। हालांकि इन पर रिसर्च बहुत कम है। जिन बच्चों में इन दवाओं से असर नहीं आ रहा है, मतलब अगर एक टाइप की दवा ली जाएगी तो असर नहीं आएगा, तो उनको कॉम्बिनेशन में भी दवाइयां दी जा सकती हैं जो कि टिक्स को अच्छे से सप्रेस करने में हेल्प करेंगी। क्योंकि दिमाग के अंदर अलग अलग केमिकल्स इफेक्ट होंगे, अलग अलग रास्तों से ये टिक्स आते होंगे, तो फिर उनको पूरी तरह से दबाने में शायद अलग अलग दवाइयां हेल्पफुल हो सकती हैं। या अगर मान लीजिए कोई एक दवा है जिसकी लो डोज ही दी जा सकती है, तो दूसरी डोज को, दूसरी दवा को उसका एक अच्छा खासा डोज देकर भी इन टिक्स को दबाने में हेल्प मिल सकती है। तो अक्सर डॉक्टर एक से ज्यादा दवाइयां दे सकता है। शुरू में चाहे उन्होंने एक दवा दी हो, बाद में वो दूसरी दवा ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहली दवा के डोज पे अगर असर नहीं आ रहा, पहली दवा वैसे भी अगर असर नहीं ला रही, किसी भी डोज पर दिया जाए, तो दूसरी दवा को ऐड करने से असर आ सकता है। ऐसा भी अक्सर देखा जाता है कि कुछ बच्चे जब एडोलेसेंट एज में होते हैं, खासकर 17-18 साल के आसपास जब होते हैं, और किसी ना किसी तरह से वो ड्रग्स के कंजम्पशन में उलझ जाते हैं, मतलब ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, किसी तरह से उनको ड्रग्स की अवेलेबिलिटी हो जाती है, जैसे कि खासकर कैनेबिस होता है, जो उसके इफेक्ट से भी वो अपने को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, अपना सेल्फ ट्रीटमेंट करते हैं, और उनको असर आ भी जाता है। पर
ये जो ट्रीटमेंट है ये बिल्कुल भी अप्रूव्ड नहीं है, इलीगल ड्रग यूज है और ऐसे में और दूसरे साइड इफेक्ट्स भी आते हैं, बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं। तो एडिक्शन की बीमारी होगी, साइड इफेक्ट्स आएंगे और साथ साथ किसी ना किसी तरीके के क्राइम में भी उलझ सकते हैं। तो ऐसे में इन बच्चों को काउंसिल करने की, इनकी प्रॉपर ड्रग एडिक्शन को लेकर थेरेपी देने की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसे बच्चे अक्सर या तो थोड़े इम्पल्सिव, गुस्से वाले या किसी और तरीके की साइकोपैथोलॉजी मतलब कोई और तरीके की कोमॉर्बिड साइकेट्रिक कंडीशन भी कैरी कर सकते हैं। हो सकता है डिप्रेशन भी हो, गुस्से वाले भी हो, उनको एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो, किसी भी तरीके की डिसऑर्डर और दूसरी हो सकती है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से वो ड्रग्स का कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं। तो ऐसे में जितने अर्ली स्टेजेस पर आइडेंटिफाई करके उनकी ड्रग्स को लेकर काउंसलिंग कर दी जाए तो वो बेहतर है, ताकि वो लॉन्ग टर्म में बेटर ट्रीटमेंट अप्रोच की मदद से अपना इलाज करवा पाएं। इसी के साथ एक टेक्निक होती है जिसे डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कहा जाता है। मतलब इसमें दिमाग के किसी एक हिस्से में जहां से टिक्स आ रहे हैं वहां पर एक इलेक्ट्रोड को इम्प्लांट कर दिया जाता है। एक छोटा सा मेटल इलेक्ट्रोड इम्प्लांट किया जाता है सर्जरी करके, और वहां पर रेगुलर इंटरवल्स पर एक बहुत ही हल्का सा माइल्ड इंटेंसिटी का एक इलेक्ट्रिक चार्ज दिया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट पैदा किया जाता है, जो कि उस जगह दिमाग के उस हिस्से में जहां से कि बीमारी शायद आ रही होगी या जो बीमारी को ठीक करने में रोल प्ले करता है हिस्सा, वहां पर वो छोटा छोटा इलेक्ट्रिक करंट देने से दिमाग में टिक्स से रिलीफ मिल जाता है। पर ये FDA अप्रूव्ड नहीं है, हिंदुस्तान में शायद कहीं होता भी नहीं है, एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते हैं, रिसर्च होती रहती है। और साथ ही जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी है AAN, उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इसको सिर्फ तभी दिया जा सकता है जब या तो बहुत सारे टिक्स हों, लंबे समय से बने हुए हों, सेल्फ इंजूरियस मतलब खुद का नुकसान पहुंचाने वाला बिहेवियर हो, या फिर अलग अलग टाइप की दवाइयों से भी और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद भी अगर बच्चे के टिक्स नहीं गए हैं तो। अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी AAN ने 2019 में टिक्स डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए कुछ गाइडलाइंस पब्लिश की थी। जो भी ये जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है वो उन्हीं गाइडलाइंस पर आधारित हैं। कुछ रिव्यू आर्टिकल्स हैं, रिसर्चेज हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट हैं, उन्हीं पर आधारित ये जानकारी है जो मैं इस वीडियो में आपको दे रहा हूं। तो इसलिए ये जो जानकारी है जो मैंने आपको दी है वो सबसे सटीक, सबसे एक्यूरेट और सबसे अप टू डेट इंफॉर्मेशन है। इसी इंफॉर्मेशन की मदद से, इसी जानकारी के आधार पर आप ट्रीटमेंट को अप्रोच करें। तो जो भी मैंने अभी तक बताया, दवाइयाँ किस टाइप की होंगी, किस टाइप के इलाज होंगे और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का क्या यूज और हेल्प मिल सकता है, उसी पर ध्यान रख के आप अपने बच्चे या आप अपने फैमिली मेंबर का ट्रीटमेंट करवाएं। दवा का इलाज देना है, साइकोलॉजिकल इलाज देना है, दोनों देने हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट को ही यूज करें। अगर बहुत प्रॉब्लम हो, एसोसिएटेड कोमॉर्बिड कंडीशंस हो तो दवा का भी इलाज दें। आपका डॉक्टर आपको क्या कहता है इसी को सबसे पहले फॉलो करें। हालांकि हो सकता है कि इतने लंबे टाइम तक टिक्स रहने के बाद भी अगर आपके डॉक्टर ने आपको दवा के अलावा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में, स्पेशली जो मैंने हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग बताई, इसके बारे में अगर आपको आज तक किसी ने नहीं बताया है तो अब तक आपको धोखे में रखा गया है। इसलिए डॉक्टर अगर आपको कहते हैं कि सिर्फ दवा से ही इलाज होगा, दवा से ही ठीक करना है, दवा के अलावा और कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, तो आपका डॉक्टर समझ लीजिए आपको गलत जानकारी दे रहा है, आपको मिसगाइड कर रहा है। अगर उन्होंने आज तक नहीं बताया तो कोई रीजन हो सकता है, शायद उनका बिलीफ जो होगा वो मेडिसिन पे होगा, या शायद वो देख रहे होंगे कि धीरे धीरे असर आ जाएगा, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे सोच रहे होंगे कि चलो ज्यादातर बच्चों का 3-6 महीने में असर आता है तो इसलिए वो दवा दे रहे हैं। पर अगर आपके बात करने के बावजूद, अगर आपके वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लेने के बावजूद अगर डॉक्टर आपको एनकरेज नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, तो मतलब डॉक्टर आपको मिसगाइड कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको आज तक इस बारे में ना पता हो कि दवाओं के अलावा क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि इस ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ें। CBIT बहुत इफेक्टिव है, अकेले ट्रीटमेंट के तौर पे भी ली जा सकती है ये थेरेपी। तो ये लें, दवाएं लें, जैसा भी लें, डिसीजन आपका डॉक्टर लेगा, डॉक्टर आपको गाइड करेगा। अच्छा डॉक्टर होगा तो ज़रूर गाइड करेगा। अच्छे डॉक्टर्स दवाओं के साथ साथ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की रिकमेंडेशन शुरू में ही कर देते हैं, पर कोई डॉक्टर पहले दवा का इलाज चलाते हैं और फिर एक टाइम के बाद ही वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को गाइड करते हैं। तो इसलिए दोनों टाइप के ट्रीटमेंट्स के लिए ओपन रहें। तो ये वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको यूजफुल लगी हो, काम आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।